नमस्कार दोस्तों। आज एक और रोमांचकारी कहानी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसमें दो 10 साल और 15 साल के भाइयों के बीच की कहानी है, जो पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रह रहे हैं। और ये कहानी है आज़ादी के पहले की। तो उस वातावरण को, इन दोनों की बातचीत में आप सुन के आपको बहुत ही मजा आएगा, आनंद आएगा और बहुत सारी सीख भी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा भाई ये बातें कह रहा है बड़े भाई साहब के लिए। मेरे भाई बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन दर्जे में 3 ही क्लास आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने तालीम स्टार्ट की थी। हाँ, वह पढ़ाई के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में, कभी कभी तो 3 साल में भी उन्होंने पास किया। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे मजबूत बनता है। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी करने का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर, किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली, जानवरों की तस्वीर बना लिया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द 10 10 20 बार लिखते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते थे। कभी कभी ऐसे ही शब्द रचना करते थे जिसमें कोई ना अर्थ हो, ना कोई सामंजस्य हो। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी: स्पेशल अमीना भाइयों बहनों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इसे पहली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। इसलिए जो है, कभी भी उनकी रचनाओं को समझना या उन पर क्वेश्चन करना मेरे लिए बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता। कहीं कोई साथी मिल जाता तो पूछना ही क्या, चार दीवारी चढ़कर नीचे कूदता। कभी फाटक पर सवारी करके मोटर कार का आनंद लेता। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता, जिसका मेरे पास कोई जवाब न रहता। और मैं सिर्फ मौन खड़ा रहता और अपनी गलती को स्वीकार करता। भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई और इलाज ना था कि उन्हें स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो एरा गैरा नथु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़ने और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ, तुम किताब कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। मगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है जाते हुए? रोज ही क्रिकेट हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2 2 3 3 साल रहना पड़ता है। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम खेल कूद के वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे मुझे तो 2 3 ही साल लगते हैं, तुम्हें तो एक एक दर्जे में लगता है कि सालों सड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई क्यों बर्बाद करते हो? यह लताड़ सुनकर मेरे आंसू निकलने लगते। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया है, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी सी बातें कहते, ऐसी ऐसी सुक्ति से बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत मुझसे नहीं होगी। निर सोचता हूँ क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बुते के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी। लेकिन 1 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। झटपट टाइम टेबल बना लेता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, हाथ मुंह धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन, फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम।
मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात थी और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल-कूद, कबड्डी के दांव घात, वॉलीबॉल की तेजी फुर्ती मुझे अज्ञात अनिवार्य रूप से खींच ले आती, और वहां जाते ही टाइम टेबल सब धरा का धरा रह जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आग फोड़ पुस्तक किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता हूँ। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। साला सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को अड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया। लेकिन वह इतने दुखी उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हो गई। उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान और आत्मविश्वास जरूर बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर अब न रहा। आजादी से मैं खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मान लिया? मैं तो खेलते खेलते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं चलेगा। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट चढ़ा करके भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा है। तुम्हारी की हस्ती इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया है, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेज के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण अंग्रेज चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि उससे ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। और साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। अब तो तुम आगे पढ़ चुके हो। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं लगती। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद करना आसान नहीं है। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और नंबर गायब। सफाचट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। आधी आधा रोगी हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना। ए आ बाजा की जगह आजा बा लिख दिया, सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बाजा आजा बा में क्या फर्क है। व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी खाए, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वह तो यही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट लें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा?
इस रेखा पर वह लंब गिरा दो, दो आधार तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कहे, अपनी राह ले, मगर नहीं, उसको 4 पन्ने रखने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के हैं। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी। उल्टी बात है कि नहीं है? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पांव नहीं रखते हो। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझको तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय निकट है। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा है उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताजुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता हूँ। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, दर्जे में जलील ना होने पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया। भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज था। भाई साहब ने प्राणांत परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतहीन हो गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले? मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे? लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरे से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, तो रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो जाऊंगा। पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट चढ़ गया। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने काटना, पतंग टूर्नामेंट तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम पड़ गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस समय आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हूँ। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियां हैं। सहसा भाई साहब
ने मेरे से मेरी मुठभेड़ हो गई। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितनों ही मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुप्रीडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मात हती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि भाई साहब ने महज एक दर्जा नीचे हूं, भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, चाहे तुम मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ। और परीक्षकों का अगर यही हाल हुआ रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, उसे खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए, डीफिल, डीलिट क्यों ना हो जाओ। महज किताबें पढ़ने से नहीं आती, महज समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, दादा ही शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा हमें समझाने का और सुधारने का हमेशा अधिकार रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें मालूम ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज तुम बीमार हो जाओ, तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, न घबराएं, न बदमाश हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसके बाद सफल नहीं होंगे तो डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चलता है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च करते हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर को ही देख लो, एमए हैं कि नहीं। यहाँ के एमए नहीं है, एक्सपोर्ट के हैं। 1,000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी प्रबंधन अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते हुए तुम बेराह ना चल पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखा कर इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। भाई साहब के प्रति मेरा मन में श्रद्धा और उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है, और आपको उसके कहने का अधिकार है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं पे समाप्त हो रही है। जय हिंद।